और हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है और आइए देखते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। तो आज का मुद्दा है जीएसटी और उसके आगे का रास्ता। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की दरों को मंजूरी दे दी है। जीएसटी की दरें अब 4 श्रेणी में निर्धारित की गई हैं। पहली श्रेणी 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी 28% की होगी। जीएसटी की दरों की सबसे खास बात यह है कि इसमें अनाज जैसी आम आदमी की रोजाना की जरूरत की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही लोगों के रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 50% वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया गया है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट। जीएसटी के लागू होने के बाद आम आदमी को राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि अनाज जैसी आम आदमी की रोजाना जरूरत की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 4 दरों को मंजूरी दे दी है। जीएसटी की पहली दर 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी 28% निर्धारित की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा कि जीएसटी के दर पर सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। जेटली ने कहा कि जीएसटी के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल खाद्यान्न सहित आम व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 50% वस्तुओं पर शून्य कर लगेगा। ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5% का टैक्स लगेगा। There will be a zero tax rate in which several items which approximately constitute 50% of the consumer price index basket would be included. We don't call it the exempted items, we'll call it the zero rated items. And it was decided that food grain used by common people would be in this category. So that would be zero rated so that its impact in terms of inflationary pressure on common people is the least. वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक आम लोगों की सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 5% होगी। जीएसटी में 12% और 18% की 2 मानक दरें होंगी। वहीं जिन वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30 से 31% कर लगता है, उन पर जीएसटी की दर 28% होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्चतम दर से प्राप्त होने वाले कर से होने वाले अतिरिक्त राजस्व आय का इस्तेमाल आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पर कर की दर 5% रखने में किया जाएगा और आम उपभोग की कुछ वस्तुओं को 18% के दायरे में हस्तांतरित किया जाएगा। लग्जरी कारों, तंबाकू, एरेटेड पेय पदार्थों पर उपकर लगाया जाएगा और इसके साथ इन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर के अलावा एक और उपकर लगाया जाएगा, जिससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। देखिए, जो इन डीमेरिट गुड्स या लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लेवी कम हो वो नहीं होगा। जितना एग्जिस्टिंग अमाउंट है उतना होगा। वो एक्स्ट्रा जो देते हैं 28 से ऊपर वो सेस के रूप में देंगे, उसमें से कॉम्पेंसेशन फंड कर देंगे ताकि टैक्स पेयर के ऊपर कोई एडिशनल कॉम्पेंसेशन का बर्डन ना आए। जेटली ने कहा कि उपकर के जरिए बनने वाला मुआवजा कोष 5 साल के लिए रहेगा। जीएसटी लागू होने के पहले साल में राज्यों को उनके राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सरकार का कहना है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए एक दर को बनाए रखना संभव नहीं है। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स के सेस की समीक्षा हर साल होगी और सेस की रकम से राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी। डीडी न्यूज। और इस तमाम मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतीक जैन, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स लीडर हैं पीडब्ल्यूसी इंडिया के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर और सुबह सवेरे वक्त निकालने के लिए। प्रतीक जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आगे का मार्ग अब कैसे प्रशस्त किया जाएगा, क्योंकि पहले तो ये था कि जीएसटी पर एक आम राय बनाना काफ़ी मुश्किल था, फिर आम राय बनी, अब 4 दरों पर निर्धारित जो है एक टैक्स ढांचा तैयार करके खड़ा किया गया है। ऐसे में आगे का जो रोड है वो किस तरह से रहेगा? देखिए, आगे का जो रोड है, अभी टैक्स स्ट्रक्चर पे सहमति हो गई है। अब कौन सी वस्तु किस रेट में जाएगी उस पर अभी डिबेट होना बाकी है और सर्विसेज पे क्या होगा, कौन सी सर्विसेज को 12 में लाएंगे, किसमें 5 में लाएंगे, वो अभी तय नहीं हुआ है, तो वो अभी तय करना है। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है वो डुअल कंट्रोल का, क्रॉस एम्पावरमेंट का, कि कौन से असेसी और कौन से डीलर्स सेंट्रल गवर्नमेंट असेस करेगी और कौन स्टेट गवर्नमेंट असेस करेगी, और वो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें और काम होगा। 24-25 नवंबर को जीएसटी काउंसिल दोबारा मिल रही है, तो उस पर एक आम सहमति जरूरी है बिफोर वी मूव अहेड। और ड्राफ्ट जीएसटी लॉ जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उसको भी पास करना है जीएसटी काउंसिल को, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है नेक्स्ट। गवर्नमेंट का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी रेडी हो रहा है और नवंबर में ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन की जो प्रक्रिया उसको चालू किया है।
और वो कैसे एक दो महीने में कैसे तैयार होकर के और उसकी टेस्टिंग वगैरह होनी है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो जीएसटी आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल 1, 2017 की जो बात चल रही है वो गवर्नमेंट इज़ वेरी श्योर कि वो उनको अप्रैल से लाना है और उसके लिए काफ़ी तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल 1, 2017 जीएसटी आ जाएगा, अभी जो देख के लग रहा है। Well, in fact, that's what is pretty much interesting to see, because one thing is pretty much clear, as you were rightly mentioning, because the properly functioning GST, if it is implemented, then many other things come in, because there is a proper functioning GST council to address all these issues. But Pratik, if you look at this 4 structures, if you can elaborate on that, how would it help the play a key role in the growth of the economy, because no one was expecting a different slabs actually. This is an interesting decision that comes in. Yeah. What impact will it have on the economic growth actually? So I think multiple rates were a reality, because earlier it was contemplated there will be only 2 rates structure, yes. 12 and 18. But then government realized that there are a lot of products which currently attract 4-5% tax, right? To make them 12 could have been highly inflationary. Yes. Things like oil, rice and many other products which consumers use. So therefore they had to create a category of 5%. Now because you have to create a category of 5%, you have to compensate for the revenues also. So therefore a 28% category has been created. So I'm okay with, an industry is I think fine with a multiple tax structure, because the benefits of GST is much beyond the tax rates. It's about the efficiencies that you generate in supply chain, the manufacturing is incentivized, you create more jobs, more investment and so on. What I think industry is disappointed about are 2 things. One is there is a discussion about cess, and once you impose a cess over and above the tax, it complicates the structure and leads to cascading of tax. So we do hope that government reconsiders that, because today's cess is at a first point tax, right? Yes. Tomorrow under GST the concept of excise duty or manufacturing is going away. So cess, will it be applicable at each stage? So it will be complicated. So one would hope that cess is not there. And this 28% category also is used restrictively for only few products, because if you start moving more and more products at 28, then the benefit will not be realized of GST. So these are the 2 concerns, but otherwise multiple rates is fine. And what do you say about this? People talking about food grains to be 0 rated. What would happen to the states like Punjab and Haryana, because they actually they actually contribute at a significant level, in fact. So today also most of the food grains are not taxable. Okay, wheat and rice, etc. Punjab and all, they collect purchase tax to some extent, which will be subsumed, but they don't. I mean that's not a problem, because for 5 years central government is going to compensate them. Yes. So what will be the loss on the taxation of food grains is not too much of a concern as of now, because for 5 years they get a compensation. चलिए, तो बिना वक्त ज़ाय किया ये पहला ट्वीट ले लेते हैं आज, जो कि रमन का है। और रमन जो सवाल ट्वीट के जरिए करना चाहते हैं प्रतीक जी, वो ये है कि वेदर जीएसटी विल बी इम्प्लीमेंटेड इन JNK स्टेट, बिकॉज एज JNK इज अ कंज्यूमर स्टेट, एंड विल GST कॉज इन्फ्लेशन हियर? So GST will be implemented in JNK, that's understanding, because the definition of India, the way it has come out in the draft law, it does not exclude JNK. जी. As far as inflation is concerned, government is working on multiple tax structure and all that. Inflation is an issue for JNK as well as any other state. JNK today has tax. They have VAT, they have tax on services. So those taxes will go away and GST will come in. So inflation impact on, because JNK is a consuming state, the state will gain because they will collect more tax. But it will have to be managed through the proper structuring of the rate of tax, to my mind. दूसरा भी एक ट्वीट है सुनील खटवाला का, आइए देख लेते हैं कि वो ट्वीट क्या है। सर ट्वीट है कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ द यूनिट्स इन नॉर्थ ईस्ट, JNK, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड enjoying tax benefits? So what the government has said is that they will grandfather these benefits. So if there is a 3 year left for these benefits for you to expire, this will be grandfathered. But it will not be in form of exemption. So today in Uttarakhand and Himachal, what happens is you don't pay excise duty at all. So it's complete exemption. Tomorrow you'll pay excise duty or you'll pay GST and then claim a refund from the government. So that break in chain does not happen, right? So the benefit will be protected. What will be the mechanism of that is also clear, which is refund. How the refund will be computed and things like that will come in the detailed rules. But as of now,
clearly the intention of the government is the benefits will be protected. प्रतीक जी, एक सवाल ये है कि जो ये 5, 12, 18, 5 का टैक्स स्लैब समझ में आता है एक आम जनता के लिए, 28 का कि लग्जूरियस, एक होता है वाइट प्रोडक्ट्स एंड नॉन वाइट प्रोडक्ट्स, लेकिन जो 12 और 18 का जो टैक्स स्लैब है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब हम एक टैक्स रेट स्ट्रक्चर का इमेज देखते हैं तो उसमें लगता है कि चाय की पत्ती है, तेल है इस्तेमाल करने वाला। अब क्या लगता है कि जब इसे अमली जामा पहनाया जाएगा तब भी कई चेंजेस किए जाएंगे, या फिर अभी थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति है समझने के लिए? 12% में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स टुडे आज जो रेट है उनका वो 9 से 15 के बीच में है जी। उसको 12 पे लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप मोबाइल फोन पे आज इफेक्टिव टैक्स रेट 8, 9, 10% है। हाँ, तो उसको अगर आप 18 कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, तो उसको हो सकता है 11, 12 के में लाया जाए। कंप्यूटर्स हैं उसको शायद 12 में लाया जाए, तो ये एक 12% की कैटेगरी है। उसके अलावा जो 5, 12 और 28 में नहीं आते, जितनी तरह की वस्तुएं जो नहीं आती हैं वो सारी की सारी 18 में, 18 विल बी ए स्टैंडर्ड रेट। तो जो 5, 12 और 28 में नहीं आती हैं उसको 18 में लाया जाएगा। Well, but Pratik, when we talk about the reforms generally, because you were mentioning certain important challenges as well, because and you were saying that in the course of the conversations and the meetings, those things would be addressed. But then we've seen, reforms and then some certain course corrections. Generally, we've seen in specific policies. Are you viewing that as well with respect to GST in the coming So it will evolve. I think this is the first experiment in India where the center and states have come together and try to implement this kind of a reform. Today, the power of taxation is completely divided. States are autonomous in their own right to implement those taxes. Now they are losing that autonomy. Center has made a lot of concessions. So it's an experiment. True. It's a cooperative federalism, as people say. So I think it will evolve. One hopes that while tweaking are there, and it is the whole structure is tweaked because multiple rate structure and so many complications, you don't tweak to an extent that it breaks. Yes. Right? So that's a real challenge. I'm hopeful that once it stabilizes in a year or two, you will see the benefit of GST getting realized. People will have to understand that this not a shortcut that India can take. It will be a painful journey. It will start, and there will be a lot of push and pull which will happen. But hopefully in next 2-3 years time it will stabilize. But certainly will give a major boost to the economic growth of this country. अब बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत दौरे पर आई हैं यूके की प्रधानमंत्री, जीएसटी इस तरह की रियलिटी बनने जाएगा अगले साल, जैसे 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो बाजार की उपलब्धता की बात वो कर रही है, तो भारत उनके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प होगा। प्रतीक जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि समय कम रहा, लेकिन आपने अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Well, let's have a look at the market updates finally before we leave. BSE Sensex at this moment is up by over 200 points. We've seen similar trend in the Asian markets right in the morning. It's a good start for the week for the Indian markets too. BSE Sensex trading around 27,492, up by almost 217 points. Lupin, ITC, State Bank of India, Sun Pharma, Tata Steel on the gainers chart, and on the loser side we have with minor losses Asian Paints, TCS, Hindustan Unilever, Larsen & Toubro and Bajaj Auto. That is the status of Indian markets. BSE Sensex at this moment. शायद वेंकट जो हिलेरी क्लिंटन है वो थोड़ा बहुत जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह से काफ़ी कांटे की टक्कर थी, और मार्केट को हमने देखा कि पिछले पूरे हफ्ते जब तक ये खबर और ये गहमा गहमी काफ़ी मजबूत थी कि ट्रंप आगे चल रहे हैं, मार्केट में मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई, लेकिन चंद घंटों में पता लग पाएगा कि कौन आगे दौड़ में और कौन जीतता है राष्ट्रपति पद। ये तो कुछ ही देर में पता लगेगा, कुछ वक्त बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए। आप देखते हैं डीडी न्यूज़। नमस्कार।